दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ एक वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, संघ के लिए एक नादान दोस्त साबित हो रहे हैं। उनका जो अभी ये जो खुलासा हुआ है कि उन्होंने एक पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ वो कोई भी जांच, कोई भी कार्रवाई रोक दें, क्योंकि उनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव जो 55 विपक्षी सांसदों ने दिया है वो विचाराधीन है और उस पर राज्यसभा में फैसला लिया जाना है। हालांकि वो उसको कई महीने हो गए और वो विपक्ष के वे सदस्य भी जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे, उनके विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए वो भी समझ चुके हैं, वो भी मन बना चुके हैं कि नहीं, महाभियोग जैसी कोई कार्रवाई नहीं हो जाएगी। तो उन्होंने भी उसकी चर्चा करना बंद कर दी थी। लेकिन अब उसके बारे में फिर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई। वो एक जगदीप धनखड़ की एक चूक के कारण जगदीप धनखड़ ने ये जो पत्र भिजवाया है उसको उच्चतम न्यायालय को, और उसके बाद में उच्चतम न्यायालय ने उनके विरुद्ध जो भी जांच चल रही थी, जो भी कार्रवाई विचारण हो रहा था, उसको रोक दिया है। तो अब वो एक मुद्दा बन गया, विपक्ष ने उससे मुद्दा बना लिया। सोशल मीडिया पर जो सरकार विरोधी प्लेटफार्म है उन्होंने भी उसको एक मुद्दा बना लिया और तार्किक रूप से वो सरकार के बड़े गले पड़ जाने वाला मुद्दा है ही, क्योंकि जस्टिस शेखर यादव ने जो ये कहा था कि ये देश बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा, निश्चित रूप से किसी भी तरह से ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि जो मौजूदा संविधान है, ये जिसकी उन्होंने जस्टिस शेखर ने शपथ ली थी, उनके ये सार्वजनिक तौर पर इस तरह के व्यक्त किए गए इस तरह के विचार उससे मेल खाते हों, बल्कि उस शपथ की पूरी तरह से अवहेलना थी। भले ही उनका सपोर्ट कर दिया हो योगी आदित्यनाथ ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसकी गहराई से देखा जाए, अगर उसका जो है उसको एक तरीके से तर्क की कसौटी पर कसा जाए, तो संविधान की भावना स्पष्ट है। वहाँ पे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के हिसाब से देश की व्यवस्था चलाने का उसमें कोई बिंदु है ही नहीं। उसमें तो ये है कि कानून के शासन के मुताबिक, और वो कानून और जो संविधान में लिखा हुआ है, जो अन्य कानून में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक ये देश चलेगा। और न्यायपालिका में जो बैठे हुए लोग हैं वो उसी के अनुरूप वो उस पर निगाह रखेंगे कि कोई सरकार ऐसा तो नहीं कि उसके मामले में कोई डेविएशन करने वाली हो। ये देखना परखना उनका काम रहता है। और अगर किसी जज का ऐसा विचार है कि नहीं, वो उसका कोई व्यक्तिगत विचार संविधान से इतर है, तो फिर उसको जो है जजशिप छोड़ देनी चाहिए और उसको एक जनता के बीच में जाके और एक जनमत तैयार करना चाहिए एक नए संविधान की रचना के लिए। तो इसलिए जो बचाव किया शेखर यादव का, वो बचाव किसी को हजम नहीं हो रहा, किसी भी बुद्धिमान, किसी भी विवेकशील व्यक्ति को हजम नहीं हो रहा। तो वो एक मुद्दा बन गया है। मोदी जी को इस बात पे अपनी सम्मोहन शक्ति पे बड़ा नाज था और इसलिए वो पहले वो अपनी स्वेच्छाचारिता में बहुत सारी चीज़ें नहीं देखते। लेकिन अभी जो हाल का 2024 का पिछले वर्ष का जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए, वो उनसे ये उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि उनकी सम्मोहन शक्ति इतनी प्रबल नहीं है। उन लोग बहुतायत में जो जनता है वो पूरा, आप जो भी कदम उठाते, आप जो भी कहते हैं, उसको जो है उसको अपने विवेक की कसौटी पर कसती है और बहुतायत जनता उसको हजम, अगर आप उससे अलग आप अपनी मनमानी करते तो मनमानी को वो स्वीकार नहीं करती है। जनता में, लोगों में, मतदाताओं में उसके कारण वितृष्णा पैदा होती है। अगर ऐसा न हुआ होता तो पिछले चुनाव में आप अपने दम पे ही बहुमत प्राप्त करने से कैसे पीछे रह गए। और कहा तो ये जा रहा है, जिस ढंग से चुनाव आयोग की कार्यपद्धति का रहस्योद्घाटन हो रहा है, तो उसमें भले ही जो है
आप स्वीकार न करें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये है कि अगर आप सरकार फिर भी अगर आप गठजोड़ करके सरकार बना सके हैं तो वो इसलिए बना सके कि चुनाव आयोग ने आप पर कई सीटों पर आपके साथ मेहरबानी की है, वरना अगर उतनी सीटें अगर कम हो जाती तो फिर आपका जो है आप सरकार बनाने से भी हाथ धो बैठते। आप जिस सम्मान शक्ति पे नाच करते थे वो सम्मान शक्ति किस ढंग से विदीर्ण हुई ये देख लिया आपके मनमानी वक्तव्यों और उसके कारण। तो ऊपर से भले ही न माने मोदी जी, लेकिन उनके अंदरूनी तौर पे हमारे ख्याल में उनको जो है इस बात का अब एहसास हो गया होगा और कि यह स्थिति तो ये उनके सम्मान शक्ति की उन्हें अभी तक उन्होंने अपनी पार्टी की संसदीय दल की बैठक भी नहीं बुलाई, वरना तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पहले सबसे पहले उन्हें भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाकर उसमें नए सिरे से अपने को नेता चुनवाने की औपचारिकता पूरी करनी चाहिए। तो क्या उनको ये भय है कि उनकी पार्टी में भी अगर ऐसा कोई संसदीय दल की अपनी पार्टी की बैठक बुलाएंगे तो फिर जो उनकी जो धींगा मुस्ती है, जो उनकी जो स्वेच्छाचारता है, वो संकलता है, उसकी वजह से कहीं यह ना हो कि जो पार्टी में ही विवेकशील सांसदों की ज़्यादा संख्या सामने आ जाए और आप जो है आपको उसकी वजह से कोई गंभीर जोखिम उठाना पड़ जाए। तो अब तो सद्बुद्धि का परिचय देना जरूरी है। लेकिन धनगढ़ जैसे लोग, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी के भक्त थे मीडिया चैनल, वो भी नादान की दोस्ती और जी का जंजाल साबित हुए थे। उन्होंने भी अंधभक्ति में ये जो खबरें चलाती थी कि इस्लामाबाद में कब्जा हो गया, कराची में कब्जा हो गया, इससे भारत को लेने के देने पड़ गए थे, क्योंकि भारत तो लगातार उस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये साबित कर रहा था और अभी भी ये कह रहा है कि हमने कोई पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया, हमने कोई पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। हमने तो हमारे यहाँ जो नुकसान पहुँचा रहे थे आतंकवादी और उनके जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे पाकिस्तान में, केवल उन पर हमने हमला किया है, ना हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को छुआ है और ना ही हमने जो वहाँ के नागरिक ठिकानों को छुआ है। लेकिन अब भारत तो उसका इसलिए अपनी कार्रवाई के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जस्टिफिकेशन दे रहा था और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से इसके लिए समर्थन जुटाने में लगा हुआ था। और ये जो नादान भक्त थे ये साबित कर रहे थे कि नहीं, भारत ने तो पूरी उसके अंतर्राष्ट्रीय उसकी लक्ष्मण रेखा को, अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध के संबंध में, जो सीमाओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्मण रेखाएं उनको तोड़ के और पाकिस्तान पर कार्रवाई करने पर आमादा रहा था भारत। तो ये तो फिर जो भारत जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में समर्थन जुटाने का जो प्रयास कर रहा था, वो नादान उनने मीडिया चैनलों ने उस पर पानी फेरने का काम किया था। इसलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी कहना पड़ा कि हमें तो हमारी 15% ऊर्जा तो ये इनके जो गलत खबरें दी जा रही थी उनका खंडन करने में ही नष्ट हो गया। तो ये हैं मोदी जी के कुछ जो है ऐसे समर्थक हैं, मोदी जी के कुछ ऐसे चाहने वाले हैं जो उनके लिए उनकी सेवा करने के चक्कर में उनके लिए मुसीबत पैदा करने का काम करते हैं। और उनमें एक नाम धनखड़ साहब का भी है। धनखड़ साहब ने भी उस बात की शुरुआत की थी जो कि जिससे वो एक धारणा बनी कि ये मोदी जी संविधान को बदलवाना चाहते हैं। इस धारणा की नींव रखने का काम तो धनखड़ साहब ने किया था। उन्होंने ही जो है जो जब पिछली सरकार के समय ये उन्होंने किरण रिजिजू ने कहा था कि नहीं, संविधान में सब कुछ बदला जा सकता है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तय किया है कि नहीं, फंडामेंटल चेंज नहीं किया जा सकता, और बाकी सब अन्य संशोधन तो किए जा सकते लेकिन फंडामेंटल चेंज नहीं किया जा सकता। जो संविधान का मूल ढांचा है वो अपरिवर्तित है, उसमें संसद कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। तो अब ये जो जिस डंका की मंशा रखती थी उसमें संविधान निश्चित रूप से बाधक था। सरकार की जो मोदी जी की जो योजनाएं थी, जो एजेंडा था, संघ का जो एजेंडा था,
तो उसकी पूर्ति में संविधान तो बाधक था। तो संविधान बाधक तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया धनखड़ साहब ने कि उसी समय पे, और किरण रिजिजू ने कि सब कुछ बदला जा सकता। तो सब कुछ बदला जा सकता, जब संविधान में सब कुछ बदला जा सकता तो स्पष्ट है कि आप संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। आप उसके लिए चाहे कुछ, फिर बाद में जब आप जो आपकी घेराबंदी होने लगे तो आप कुछ जो है चाहे कुछ दलीलें देने के लगे, चाहे जितनी भी सफाइयाँ देने लगे, लेकिन जो विवेकशील जनता है, जनता को ये कहा जाता है कि लोगों की जो सामूहिक चेतना है, वो सामूहिक चेतना बहुत प्रखर होती है, और वो उसमें नीरछीर विवेक की अपार क्षमता होती है। लेनिन ने कहा था कि जो जनता का सामूहिक फैसला कभी गलत नहीं होता। तो ये जो है तो आपकी सफाई इसलिए काम नहीं आई कि जनता ने जो धनखड़ साहब ने और जो किरण रिजिजू ने जो गलती की थी, जो ये जो कह के ये जो शोषा छोड़ा था कि कुछ भी बदला जा सकता है, इसके निहित आशय को, इसके निहित यथार्थ को जनता ने समझ लिया था। इसलिए जनता को फिर जो है जनता के बीच किसी भी तरह की सफाई फिर काम नहीं आ सकी थी, और इसी कारण से ये बहुमत घटाने में, बहुमत से पीछे खदेड़ने में ये जो है महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ धनखड़ साहब का। लेकिन धनखड़ साहब अभी भी जो है उससे उस तरीके से बाज नहीं आए। उन्होंने जैसे राज्यसभा की सभापति पद पर बैठकर एक बार विपक्ष से जब उनका नेता, वो अपने जो नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ जब उनका एक विवाद हो गया तो आवेश में उन्होंने ये कह दिया कि मैं जाट हूँ, वो जाट कभी भी पीछे नहीं उठता, वो जाटों पर ये प्रहार किया जा रहा है। ये ढंग की जो है जातिगत अस्मिता की उस आसन पर बैठ के, उस राज्यसभा के संसद के उच्च सदन के आसन पर बैठकर इस तरह की बात करना, इस जातिवाद की, अपनी जाति की श्रेष्ठता की दुहाई देना, अपने आप को जाति विशेष का बताना, ये जो है बहुत ही एक गरिमाहीन उदाहरण के रूप में उनका ये आचरण स्थापित हुआ है। और इतिहास में इसको लेके भारतीय जनता पार्टी को आगे चल के इसको लेके इतिहास में निश्चित रूप से लज्जित होना पड़ेगा। यहाँ नीचा देखने जैसी अनुभूति होगी जब इस प्रसंग की चर्चा चलेगी। तो मैं ये कह रहा था कि ये उन्होंने ये कह दिया है, तो ये इस ढंग की जो बातें हो रही, उसी को देख के अभी हाल में जो संघ का जिस बौद्धिक वर्ग का समापन नागपुर में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के आदिवासी नेता अरविंद नेताम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तो इन्हीं लोगों को देख के एक उन्होंने जो है मोहन भागवत जी ने एक बात कही कि उत्तेजना से नहीं, ये मोदी जी के लिए भी थी, उससे ज़्यादा योगी जी के लिए थी, और धनखड़ साहब के लिए भी थी, कि कोई काम जो है कोई उत्तेजना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उत्तेजना की बजाय आप जो है संयम से धीरे धीरे अपने एजेंडे को आहिस्ते के साथ में लागू करें, कोई विवाद की स्थिति पैदा न होने दें। अगर आप अनावश्यक उत्तेजना दिखाएंगे तो काम तो कम होगा, और लेकिन अवरोध ज़्यादा, और लेकिन जनता के बीच में आपकी छवि बेहद ख़राब होगी। और फिर कैसे भी, मतलब कितनी भी बाजीगरी कर लेने के बावजूद भी, अभी तो आपने जैसे तैसे बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन फिर कितनी भी बाजीगरी निकल लेने के बावजूद भी आप बहुमत जुटाने में आगे के चुनाव में सफल नहीं हो पाएंगे। इस संकेत को 2024 के चुनाव परिणाम से समझ लेना चाहिए, किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए कहाँ जनता का मिजाज किन चीज़ों से बिगड़ता है, उसको ध्यान में रखने के लिए ये बात जरूरी है कि उत्तेजना और आवेश में कोई काम ना किया जाए, भले ही आप अपना एजेंडा पूरा करें। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट की बात है, अभी वो लोग हैं, वो जज अभी हैं जो पेशेवर मापदंडों पर काम करते हैं। तो निश्चित रूप से वो आपके हर जो है उस पर आपके हर काम में हाँ नहीं मिला सकते। कहीं जहाँ उनको लगेगा कि नहीं, आप जिन चीज़ों को लागू करना चाहते हैं वो संवैधानिक रूप से उनके बारे में कदम उठाना जो है दुरुस्त नहीं है, तो वो आपको
रोकेंगे, आपके प्रतिकूल फैसले देंगे। लेकिन ये तो अभी तो एक संक्रमणकालीन स्थितियों में ऐसा है, उसको आप सहज रूप में आप जो है उसको बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि संघ की और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्ध न्यायपालिका को तैयार करने की योजनाएं सफल हो रही हैं। ऐसे जजेस हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सामने आ रहा, ऐसे जज अपना स्थापित होते जा रहे हैं, जो जिन जजों की अपने जो जज अपने पूर्वाग्रह से काम करते हैं, जो व्यक्तिगत धारणाओं से काम करते हैं, और उनकी व्यक्तिगत धारणाएं संघ और उसके भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके अनुरूप हैं, और उस मामले में वो संविधान की सीमाओं को भी अनदेखा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे जज लगातार तैयार हो रहे, और इन्हीं जजों में से आप को CJI बनना है। अभी जस्टिस बेला त्रिवेदी जो है वो अभी हाल में रिटायर हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहली बार ऐसा हुआ कि उनका विदाई समारोह आयोजित नहीं किया था, क्योंकि ये माना जाता था कि वो एक खास राजनीतिक विचारधारा से वो काम कर रही। उनके आलोचक जो थे वो ये मानते थे, आलोचक वकील और उनका जो आलोचक न्यायविद थे वो ये ऐसा मानते थे। हालांकि CJI ने इस पर बड़ी ऐतराज़ जताया कि नहीं, उसका ये परंपरा का निर्वाह होना चाहिए था। इस परंपरा विदाई किसी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त हो रहे जज को विदाई न देना, ये तो एक तरह से उन्होंने इसको अभद्र आचरण ठहराया था, लेकिन फिर भी हुआ ये। अभी जस्टिस सूर्यकांत हैं जो मौजूदा जस्टिस गवई के बाद में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश होने वाले हैं। तो आलोचकों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है, उन पर उंगली उठानी शुरू कर दी है कि वो तो जो है वो एक उनका वो संवैधानिक मस्तिष्क से फैसले नहीं करते, वो एक खास विचारधारा के आधार पर मतलब वो फैसले करते हैं। तो उन पर अभी से इसलिए उंगलियां उठाई जाती हैं, और ऐसा झलकता भी है, भले ही हो सकता है कि वो संवैधानिक उसका विवेक का भी परिचय देते हों, लेकिन ये जो उनके फैसले सामने आए उन फैसलों से वो भारतीय जनता पार्टी की या सत्तारूढ़ पार्टी की इच्छाओं के बहुत अनुकूल फैसले आए हैं। तो इसलिए इस ढंग की उनके बारे में चर्चाएं व्याप्त हुई। तो संघ का इशारा यही है, संघ यही इंगित कर रहा है कि गवई साहब के बाद में उनको आना है। गवई साहब का तो पीरियड बहुत छोटा है, 6 महीने का पीरियड है, लेकिन जो है उसके बाद में वो उनको लंबी पारी खेलेंगे वो जस्टिस सूर्यकांत। और जो जस्टिस सूर्यकांत हमारी भावनाओं को और हमारी विचारधारा को समझते हैं, तो अभी धैर्य धारण करें, अभी उनके अधीर होके और टिप्पणियाँ करने लग जाने से अब लोगों के बीच में अपनी छवि क्यों बिगाड़ रहे हैं आप। ये उसका इशारा कर रहा है। और जहाँ तक मौजूदा जस्टिस गवई की बात है, पिछले वाले जो संजीव खन्ना साहब थे वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा मुश्किलदेह साबित हुए थे, लेकिन जस्टिस गवई कानून के संविधान के अनुरूप ही संवैधानिक कसौटी पर ही वो सरकार के हर कदम को कस के कोई फैसला देते हैं। लेकिन एक है जो न्यायपालिका में होनी भी चाहिए कि वो कोई किसी किस्म की उसके फैसलों से उसको सीमा तक नहीं होना चाहिए सरकार के किसी फैसले से सहमत होकर कि उससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाए। जगमोहन सिन्हा ने, जिन्होंने जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज कर दिया था, बहुत छोटे से बिंदु पे लेके उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा था कि हम प्रधानमंत्री के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। और हमारा लोकतंत्र उस समय नवजात लोकतंत्र था और कोई जनता के दिमाग में कोई दूसरा तत्काल विकल्प भी नहीं था। तो अगर उस समय पर जो उन्होंने फैसला कर दिया था उसमें देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी, इसीलिए उनके फैसले को खारिज नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिनों में तपाक से उसको स्टे कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जजेज ये मानते हैं कि हम सरकार के फैसलों को रद्द भी करेंगे। सरकार के फैसलों में अगर कोई वो होगी तो उस पर
हम अपनी आपत्तियां भी दर्ज करेंगे, सरकार से संशोधित करने के लिए भी कहेंगे। लेकिन टोटलिटी में अगर सरकार कुछ जो है चूक भी कर देती है तो हम अपनी वो दिखाने के लिए, अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए, अपनी यत्ता दिखाने, अपनी एक स्वतंत्र यत्ता दिखाने के लिए वो सरकार की उस चूक पर एक कोई इतना बड़ा फैसला कर डालें कि उससे हमारी राजनीतिक स्थिरता उसमें संकट में आ जाए। तो ये परिपक्व जज है, इस बात का ख्याल रखते हैं। और गवई साहब की जो है अभी हाल के कुछ ऐसे उनके सामने कुछ ऐसे मुद्दे आए, उनके सामने कुछ ऐसी याचिकाएं आई जहां सरकार डामाडोल हो सकती थी वक्फ बोर्ड के मामले में भी। लेकिन वक्फ बोर्ड तो उन्होंने उसमें वो इसी जो जजेस से जो संतुलन की अपेक्षा की जा सकती है, जो की जाती है, उसी अपेक्षा के अनुरूप काम किया। तो अब फिर उनके जस्टिस गवई को जो है वो आलोचकों के निशाने पर लाने वाला कदम उनको नहीं उठाना चाहिए था। जस्टिस जो ये राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को, और जब वो अपने आप को संघ का आस्थावान स्वयंसेवक भी मानते हैं और बहुत ही भारतीय जनता पार्टी और उसके संघ की जो लाइन है, संघ का जो एजेंडा है, उसके बहुत ही अपने आप को वफादार भी साबित करते हैं, तो फिर उनको संघ प्रमुख की जो विवेकशील नसीहत है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए था, उनको इससे बाज आना चाहिए था। बहरहाल ये एक मुद्दा एक सरकार की एक बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। जस्टिस वो उनके राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब के सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया पत्र, और जिसके आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति हैं उनको, न्यायमूर्ति शेखर यादव, उनको सुरक्षित कर दिया गया है, उनको एक निरापद रास्ता देने का काम कर दिया गया है। और उस विवाद से अगर सरकार को अपना पिंड छुड़ाना है तो ये अब यही उसको एक बसता है कि वो शेखर यादव के खिलाफ भी जो महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने का फैसला लें राज्यसभा के सभापति, तब तो उसका बचाव हो सकता है। और वो अगर उनको बचाना चाहते हैं शेखर यादव के साथ उनकी सहानुभूति, तो अगर महाभियोग पर कार्रवाई शुरू कराने का फैसला लेते तो इसमें शेखर यादव का नुकसान भी नहीं होगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि राज्यसभा का जो बहुमत है वो बहुमत तो विपक्ष की मंशा को पूरा नहीं होने देगा। राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष के पास में पर्याप्त बहुमत है, तो ये भी कहने का मौका मिल जाएगा कि विपक्ष के सांसदों के नोटिस पर हमने महाभियोग की कार्रवाई भी शुरू कराई, और हमने जो है अब वो महाभियोग तो आज तक कभी कोई किसी जज के खिलाफ पारित नहीं हो सका, तो शेखर यादव के खिलाफ भी पारित नहीं हुआ है। तो इसमें मेरी भूमिका, इसमें मुझे दोषी ठहराने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये काम कर सकते हैं धनखड़ साहब, लेकिन धनखड़ साहब ने देखा है कि अभी तक एक भी कार्य स्थगन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, वरना सेफ्टी वाल्व के लिए कई जो बुद्धिमान सभापति होते हैं, सभापति तो वैसे पक्षधर चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा का सभापति हो, वो तो सत्तारूढ़ दल के ही साधन करता है। लेकिन जो बुद्धिमान सभापति होते हैं वो सेफ्टी वाल्व के लिए, जिन्हें हम विपक्ष को भी सुन लेते, कई बार विपक्ष का कार्य स्थगन प्रस्ताव भी मंजूर कर लेते कई बार, और जो सरकार को चुनौती देने वाले हैं लेकिन वो निष्फल हो जाए बाद में कार्रवाई में, उन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वो तो इस हद तक वफादार हैं, इस हद तक, जैसे एक धनीराम वर्मा एक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुलायम सिंह के बनवाए हुए एक मनोनीत अध्यक्ष थे, तो वो उस टक्कर के जगदीप धनखड़ अपने आप को साबित कर रहे हैं। इसलिए जगदीप धनखड़ बहुत ही ज़्यादा विवादित हो गए हैं, पर अभी भी उनके सामने मौका है कि वो अपनी छवि को सुधार सकें। तो उसमें यही उचित प्रतीत होता है कि वो जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ अब जब विपक्ष उंगली उठवा रहा है कि वहाँ तो आपने कार्रवाई रुकवा दी सुप्रीम कोर्ट की, तो अब जब आप कह रहे हैं कि महाभियोग विचाराधीन है,
तो महाभियोग पे कार्रवाई शुरू कराएं, तो वो महाभियोग पे कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू करा दें। महाभियोग पारित वैसे भी नहीं होना है, तो उनका जो उनको जस्टिस शेखर को बचाने का जो इरादा है वो भी पूरा हो जाएगा। अब ये निर्भर करता है धनखड़ साहब पर कि वो क्या कहते हैं, कि वो इस बारे में क्या करते हैं, और संघ पर ये निर्भर करता है कि संघ प्रमुख ने कह तो दी बातें, लेकिन वो उसका अमली रूप दिखाई दे, इसके लिए वो संघ प्रमुख किस तरीके से एक प्रभावी हस्तक्षेप करने की तैयारी करते, ये भी एक देखने वाली बात है। आज की वीडियो में, अभी की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।